वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ऑफिशियल लैंग्वेज अर्थात राजभाषा। राजभाषा अर्थात ऑफिशियल लैंग्वेज, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में कभी कभी प्रश्न बन जाते हैं, कभी कभी क्या आते हैं, जैसे कि बड़े बड़े एग्जाम में तो खास करके इससे प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं। तो चलिए इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, इस राजभाषा या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज को। सबसे पहले ये जो राजभाषा है इसका वर्णन किसमें है, तो इस राजभाषा का वर्णन जो है भारतीय संविधान के भाग 17 में, भारतीय संविधान के भाग 17 में है, याद रखेंगे। और अनुच्छेद की बात की जाए तो 343 से 351 में है। तो इम्पोर्टेंट है कि राजभाषा का जो वर्णन है वह भाग 17 में है और अनुच्छेद 343 से 351 तक है, इम्पोर्टेंट है। अब राजभाषा का मतलब क्या होता है? राज का मतलब होता है राजकाज की भाषा, जिससे जो हमारा ऑफिस में जो लैंग्वेज का प्रयोग होता है उसे ही बोलते हैं क्या, राजकाज की भाषा। तो राजभाषा का मतलब होता है राज्य के कार्य में प्रयुक्त होने वाली भाषा, अर्थात राजकाज की भाषा, जो ऑफिसों में और जो जितने सारे भाषाओं का प्रयोग होता है यही है हमारा राजकाज की भाषा। तो राजभाषा का मतलब होता है राज्य के कार्य में प्रयुक्त होने वाली भाषा, अर्थात राजकाज की भाषा, इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, हिंदी जो है भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी जो है भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि भारत जो है एक बहुभाषीय देश है। जैसे कि यदि हम लोग दक्षिण के क्षेत्र में चले जाएंगे तो वहाँ की जो भाषा है वो अंग्रेजी है, और कुछ हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सभी हिंदी भाषी क्षेत्र हैं। तो इसी कारण हिंदी जो है वह भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। तो पूछा जाएगा कि राजभाषा का मतलब क्या है, तो राज्य के कार्य में प्रयुक्त होने वाली भाषा, अर्थात राजकाज की भाषा। और राजभाषा का वर्णन किस भाग में है? भाग 17 में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अनुच्छेद 343 से 351, 343 से 351 में, याद रखेंगे। अब इसके बाद इसको पढ़ने के बाद यदि ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो एक एक चीज़, एक एक ऑब्जेक्टिव जो है, एक एक प्रश्न नहीं छूटेगा। अब देखिए, अब है कि संविधान सभा की नियम समिति ने हिंदी को राजभाषा बनाने के पक्ष में निर्णय दिया था, लेकिन दक्षिण भारतीय सदस्यों ने इसका विरोध कर दिया। अभी हमने बताया था कि दक्षिण भारत में अंग्रेजी है। अंग्रेजी जो है या तो आप दक्षिण भारतीय भाषा बोलें, नहीं तो अंग्रेजी। तो इसी कारण जो यह हिंदी है उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। तो जब संविधान सभा की नियम समिति ने हिंदी को राजभाषा बनाने के पक्ष में निर्णय दिया था तो उस समय जो दक्षिण भारतीय सदस्य थे उन्होंने इसका खासा विरोध किया। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को मुंशी आयंगर फार्मूले के अंतर्गत कुछ शर्तों के साथ हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न बन चुके हैं कि 14 सितंबर 1949 ईस्वी को, 14 सितंबर 1949 ईस्वी, तो कुछ शर्तों के साथ हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। तो प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 14 सितंबर 1949 ईस्वी को, नाम याद रखेंगे, मुंशी आयंगर फार्मूला, मुंशी आयंगर फार्मूला के अंतर्गत कुछ शर्तों के साथ हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है,
याद रखेंगे 14 सितंबर हिंदी दिवस। अब है कि राजभाषा को 4 भागों में बांटा गया। एक है संघ की भाषा अर्थात जो केंद्रीय भाषा है, दूसरा है प्रादेशिक भाषा, तीसरा है न्यायालय की भाषा अर्थात जो जिस भाषा में जजमेंट होता है, और चौथा है विशेष निर्देश। तो राजभाषा को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। संघ की भाषा अर्थात केंद्रीय भाषा, प्रादेशिक भाषा जो एक विशेष क्षेत्र में बोली जाती है, और न्यायालय की भाषा जिसमें जजमेंट होता है, और एक विशेष निर्देश अर्थात जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, कोई सूचना दिया जाता है, कोई निर्देश दिया जाता है। तो इस प्रकार राजभाषा कितने प्रकार? 4 प्रकार। अब हम लोग आर्टिकल पर आते हैं। अनुच्छेद 343, न जाने कितनी बार एग्जाम में यह फैक्ट पूछा गया है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, दिमाग में इसे फिट कर लेंगे। आर्टिकल 343। तो अनुच्छेद 343 में क्या लिखा गया कि हिंदी जो है वह संघ की भाषा अर्थात राजभाषा है, और इसकी लिपि कैसी है? तो देवनागरी है संघ की लिपि। तो संघ की जो भाषा है वह हिंदी है, अर्थात हिंदी जो है वह संघ की भाषा है, अर्थात हिंदी राजभाषा है। और संघ की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी। इम्पॉर्टेंट है, यह बात लिखा गया है अनुच्छेद 343 में। आर्टिकल 343 में लिखा गया है कि संघ की भाषा अर्थात राजभाषा कैसी है? तो हिंदी है, और संघ की लिपि कैसी है? तो वह देवनागरी है। हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। और अंग्रेजी की लिपि कौन सी है? तो रोमन लिपि। आर्टिकल 343 दिमाग में नोट हो जाना चाहिए। अनुच्छेद 343 में लिखा गया है कि हिंदी संघ की राजभाषा होगी और इसे देवनागरी लिपि में लिखी जाएगी, परंतु संख्याएं अंतर्राष्ट्रीय भाषा में ही लिखी जाएगी। अर्थात जो हम लोग 1, 2, 3, 4, 5 जो हम लोग रोमन भाषा में लिखते हैं अंतर्राष्ट्रीय भाषा में, उसी रूप में। ऐसा नहीं कि जो हम लोग इस रूप में लिखते हैं 1, 2 और उसके बाद 3, 4, 5, ये सभी हिंदी की भाषाएं, हिंदी की, तो इस रूप में हम लोग नहीं लिखते हैं। तो जो संख्याएं हैं वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा में ही लिखी जाएगी, अर्थात इस रूप में 1, 2, 3, 4 इस रूप में लिखी जाएगी। यह बात बताया गया है अनुच्छेद 343 में। तो अनुच्छेद 343 में क्या बताया गया कि हिंदी जो है वो संघ की तो राजभाषा होगी, लेकिन लिपि भी देवनागरी में होगी, लेकिन जो संख्याएं होंगी वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा में लिखी जाएगी, हिंदी भाषा में नहीं लिखी जाएगी। इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 343 में यह भी लिखा गया कि जब तक संविधान की लागू नहीं होती, संविधान लागू होने के 15 वर्षों तक सभी सरकारी कामकाज के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहेगा। तो सब उस पहले क्या होता था, जितनी सारी सरकारी कर्मचारी की जो कामकाज होती थी अंग्रेजी भाषा में, तो धीरे धीरे चूँकि हिंदी का प्रचार प्रसार करना था, हर एक राज्य में हर एक ऑफिसों में, कार्यालयों में हिंदी एक पे एक नहीं पहुंच पाता, इसीलिए 15 वर्ष का समय दिया गया। तो अनुच्छेद 343 में क्या लिखा गया था? यह भी लिखा गया कि संविधान के लागू होने के बाद 15 वर्षों तक के लागू होने के बाद 15 वर्षों तक सभी सरकारी कामकाज के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहेगा। तो अनुच्छेद 343 में यह भी लिखा गया कि संविधान के लागू होने के बाद 15 वर्षों तक सभी सरकारी कामकाज के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहेगा। अनुच्छेद 343 में यह भी लिखा गया कि आरंभ में निर्धारित किए गए 15 वर्षों के बाद भी संसद अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रखने के संबंध में कानून बना सकती है। अर्थात 343 में क्या लिखा गया? जब अनुच्छेद 343 लिखा गया तो इसके शुरुआत में लिखा गया कि इसमें आरंभ में निर्धारित किए गए 15 वर्षों के बाद भी, कि 15 वर्ष निर्धारित कर दिया था कि 15 वर्ष तक अंग्रेजी भी चलता रहेगा। तो इसमें यह भी लिख दिया गया कि संसद जो है 15 वर्षों के बाद भी यदि ज़रूरत पड़ेगा तो अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को जारी रखने संबंधी
विधि अर्थात कानून बना सकती है। ऐसा नहीं कि 15 वर्षों के बाद अंग्रेजी को राजकाज की भाषा के रूप में समाप्त कर दिया जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो संसद 15 वर्षों के बाद भी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करता रहेगा। संसद कानून बना सकती है, विधि बना सकती है अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को लेकर। तो इसी कारण संसद ने अपना अधिकार का प्रयोग किया और अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए 1963 ईस्वी में एक कानून बना दिया जिसे राजभाषा अधिनियम 1963 कहते हैं, इम्पॉर्टेंट है। तो संसद ने इसी प्रकार अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए 1963 ईस्वी में एक कानून बनाया जिसे राजभाषा अधिनियम 1963 कहते हैं। याद रखेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कि राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1963 ईस्वी में। संसद ने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए 1963 ईस्वी में एक कानून बनाया जिसे राजभाषा अधिनियम 1963 कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है। राजभाषा अधिनियम 1963 में यह कहा गया कि हिंदी तो संघ की राजभाषा रहेगी, परंतु इसके साथ साथ अंग्रेजी भाषा भी संघ की सभी राजकीय कार्यों के लिए प्रयोग की जाएगी। अर्थात अंग्रेजी को अप्रत्यक्ष रूप से द्वितीय राजकीय भाषा मान लिया गया, इम्पोर्टेंट है। तो जब 1963 ईस्वी में राजभाषा अधिनियम बनाया गया संसद के द्वारा, तो संसद ने यह भी कह दिया कि हिंदी तो संघ की राजभाषा रहेगी, लेकिन इसके साथ साथ अंग्रेजी भाषा भी संघ की राजकीय कार्यों के लिए प्रयोग की जाएगी। अर्थात अंग्रेजी को इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में मान लिया गया। संसद ने राजभाषा अधिनियम 1963 ईस्वी में संशोधन करने के लिए 1967 ईस्वी में एक और अधिनियम बनाया जिसे राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 कहा जाता है। तो संसद ने इसी राजभाषा अधिनियम 1963 को संशोधित कर दिया। कब? 1967 ईस्वी में। और इसके बाद इसे क्या कह दिया कि इस अधिनियम को राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 कहा जाता है, याद रखेंगे। संसद ने राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 के तहत यह कहा कि राजकीय कार्यों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग समाप्त करने के लिए ऐसे राज्य विधान मंडलों के द्वारा एक संकल्प पारित करना होगा जिन्होंने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया है। तो संसद ने राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 के तहत क्या कहा? तो संसद ने राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 के तहत कहा कि राजकीय कार्यों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग को समाप्त करने के लिए ऐसे राज्य विधान मंडलों के द्वारा एक संकल्प पारित करना होगा जिन्होंने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया। याद रखेंगे, तो जिन्होंने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया, तो इसी को राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 में यह कह दिया गया कि आप संकल्प पारित कीजिए कि आप जो है आपके विधान मंडलों के द्वारा कभी भी हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, तभी आपको जो है राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा अनिवार्य किया जाएगा। अनुच्छेद 344 में क्या लिखा गया? अनुच्छेद 344 में लिखा गया है कि राजभाषा आयोग और संयुक्त संसदीय समिति का गठन वेरी इम्पोर्टेंट है। तो अनुच्छेद 344 में लिखा गया है राजभाषा आयोग और संयुक्त संसदीय समिति का गठन इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए अनुच्छेद 351 में लिखा गया है, कौन से अनुच्छेद में? 351। तो अनुच्छेद 351 में लिखा गया है कि संघ का यह कर्तव्य है, संघ का क्या कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार और विकास करे ताकि हिंदी जल्दी से जल्दी राजभाषा बन जाए। केवल हिंदी, ताकि अन्य भाषाओं को आधिकारिक रूप से अलग किया जा सके। पर यह प्रचार प्रसार और विकास कैसा होना चाहिए? तो
तो सकारात्मक होना चाहिए। कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, सबकी सहमति एवं सहयोग होनी चाहिए। तो अनुच्छेद 351 में क्या लिखा गया? अनुच्छेद 351 में लिखा गया है कि संघ का कर्तव्य है कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार और विकास करे और केवल हिंदी जल्दी से जल्दी राजभाषा बन जाए, ताकि अन्य भाषाओं को आधिकारिक रूप से क्या किया जा सके, तो अलग किया जा सके। पर यह प्रचार प्रसार और विकास जो है वह कैसा होना चाहिए, तो सकारात्मक होना चाहिए। किसी प्रकार का कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, सबकी सहमति एवं सबका सहयोग होना चाहिए। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है और मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का वर्णन है। तो भाषाओं का वर्णन किस में है? 8वीं अनुसूची में। और वर्तमान में इस 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22, जिसमें से कि मूल संविधान में 14 भाषाओं का वर्णन था। कितने? 14। बाद में जाकर 8 भाषाओं को जोड़ा गया। कब कब जोड़ा गया, कितनी भाषाएं, तो उसे हम लोग देखें। 21वां संविधान संशोधन लागू हुआ 1967 ईस्वी में। तो 1967 ईस्वी में 21वां संविधान संशोधन लागू हुआ, जिसके तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। कौन सी भाषा? सिंधी। और उसके बाद कुल भाषा की संख्या कितनी हो गई भारतीय संविधान में, अर्थात 8वीं अनुसूची में कुल भारतीय भाषाओं की संख्या 15 हो गई। कब? 1967 ईस्वी में। तो 1967 ईस्वी में 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया और इस प्रकार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या हो गई 15। कितना हो गई? 15। इसके बाद आया 1992 ईस्वी में। 1992 ईस्वी के तहत 71वां संविधान संशोधन हुआ। तो 1992 ईस्वी के तहत 71वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया और इसके बाद कुल भाषाओं की संख्या 18 हो गई। 8वीं अनुसूची के कुल भाषाओं की संख्या 18 हो गई। चूँकि जब 71वां संविधान संशोधन 1992 में लागू हुआ तो उसके तहत 3 भाषाओं को जोड़ा गया। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को? 3 भाषाओं को। एक कोंकणी, दूसरा मणिपुरी और तीसरा नेपाली। तो इस प्रकार पहले से 15 था, तो अब 3 भाषा मिलाकर कितना हो गया? 18। फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 में पारित हुआ। तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में पारित हुआ, जिसके तहत 4 भाषाएं, कौन कौन? मैथिली, बोडो, संथाली और डोंगरी को जोड़ा गया। याद रखेंगे। तो 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत मैथिली, बोडो, संथाली और डोंगरी को जोड़ा गया और इस प्रकार ये जो 4 भाषाएं जोड़ दी गई, तो चारों भाषाओं को मिलाकर कुल भाषा कितनी हो गई 8वीं अनुसूची में? तो 22। कौन? 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत मैथिली, बोडो, संथाली और डोंगरी को जोड़ा गया और इस प्रकार 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या हो गई 22। संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत संवैधानिक भाषा अंग्रेजी में था, लेकिन जब 58वां संविधान संशोधन 1987 लागू हुआ तो इसके तहत अनुच्छेद 394 ए जोड़ा गया और इस प्रकार संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद कराया गया। तो संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत संवैधानिक भाषा कौन सी भाषा में था? अंग्रेजी में था। लेकिन 58वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा अनुच्छेद 394 ए जोड़ा गया। कौन? अनुच्छेद 394 ए और इस प्रकार संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद करा दिया गया। अब देखिए, अनुच्छेद 344 के 4 उपखंड हैं। अनुच्छेद 344 के 4 उपखंड हैं। 344(1), 344(2), 344(3) और 344(4). तो अनुच्छेद 344 के 4 उपखंड हैं। अनुच्छेद 344 के पहले उपखंड में लिखा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा
संविधान लागू होने से 5 वर्ष की समाप्ति पर और प्रत्येक 10 वर्ष की समाप्ति पर एक राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। तो अनुच्छेद 344(1) में क्या लिखा गया है? यह लिखा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा संविधान लागू होने से 5 वर्ष की समाप्ति पर और पूरे 10 वर्ष की समाप्ति पर एक राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। अर्थात उसमें लिखा गया है कि प्रत्येक 10 वर्ष पर एक राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। लेकिन उस समय लिखा गया था कि जब राष्ट्रपति के द्वारा जब संविधान लागू हो जाएगा तो उसके 5 वर्ष के बाद, अर्थात 52 से, जैसे 47 में ये संविधान सभा कब लागू हुआ? 50 में। तो 50 के बाद 1955 से, तो 1955 से प्रत्येक 10 वर्ष के बाद एक राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। यह बात लिखा गया अनुच्छेद 344(1) में, उस समय लिखा गया था। अर्थात 1950 में संविधान सभा लागू हुआ था, तो 1955 में एक राजभाषा आयोग का गठन हुआ। कब? पहली राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? 1955 ईस्वी में। और इसके बाद प्रत्येक 10 वर्षों पर एक राजभाषा आयोग का गठन होगा। यह बात लिखा गया अनुच्छेद 344 के पहले क्लॉज में, याद रखेंगे। और उसके बाद यह लिख दिया गया कि अगला बार कब गठन होगा? तो 1965 में, 1975 में, 1985, इसी तरह से प्रत्येक 10 वर्ष के बाद एक राजभाषा आयोग का गठन होगा। अनुच्छेद 344 के पहले क्लॉज में यह लिखा गया था। और राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? 1955 में। अनुच्छेद 344 के पहले क्लॉज में कहा गया कि राजभाषा आयोग में एक अध्यक्ष और 22 सदस्य होंगे। तो राजभाषा आयोग में कितने अध्यक्ष, कितने सदस्य? एक अध्यक्ष और 22 सदस्य होंगे। राजभाषा आयोग में उतने ही सदस्य होते हैं जितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा गया है। तो राजभाषा आयोग में उतने ही सदस्य होते हैं जितने की 8वीं अनुसूची में क्या किया गया है? तो जितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा गया है। चूँकि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22। तो इस प्रकार जो सदस्यों की संख्या अध्यक्ष को छोड़ के राजभाषा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी हुए? तो 22। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। अतः राजभाषा आयोग में 22 अलग अलग भाषाओं के लिए 22 सदस्य होते हैं। कौन? 22 अलग अलग भाषाओं के लिए 22 सदस्य होते हैं। इम्पोर्टेंट है। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? जून 1955 ईस्वी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहले राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? जून 1955 ईस्वी में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? BG खेर, बाल गंगाधर खेर, याद रखेंगे। तो पहले राजभाषा आयोग का गठन हुआ 1955 ईस्वी में, जून 1955 में। और इसके पहले अध्यक्ष थे BG खेर, बाल गंगाधर खेर। और प्रथम राजभाषा आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1956 ईस्वी में राष्ट्रपति को सौंपी। तो इस प्रथम राजभाषा आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी वह 1956 ईस्वी में राष्ट्रपति को दी, याद रखेंगे, 1 वर्ष के बाद। इसके बाद अनुच्छेद 344 का दूसरा उपखंड क्या है? तो अनुच्छेद 344 के दूसरे उपखंड में राजभाषा आयोग के कार्य के बारे में वर्णन है। तो राजभाषा आयोग के कार्य के बारे में वर्णन है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 344 के दूसरे उपखंड में, याद रखेंगे। अनुच्छेद 344 के दूसरे उपखंड में लिखा गया है कि राजभाषा आयोग संघ के राजकीय कार्यों के लिए हिंदी भाषा के प्रयोग को अधिक से अधिक करने के लिए सुझाव देता है तथा राजकीय कार्यों में अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को कम करने के लिए आवश्यक सुझाव देता है। तो अनुच्छेद 344 का जो दूसरा उपखंड है उसमें लिखा गया है कि राजभाषा आयोग संघ के राजकीय कार्यों के लिए हिंदी भाषा के प्रयोग को अधिक से अधिक करने का सुझाव देता है तथा राजकीय कार्यों में अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को कम करने के लिए आवश्यक सुझाव देता है। तो 344 के दूसरे उपखंड में लिखा गया है क्या? कि यह जो राजभाषा आयोग है वह संघ के राजकीय कार्य करने के लिए हिंदी भाषा के प्रयोग पर अधिक बल देता है और अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को वह कम यूज करने का सुझाव देता है।
अनुच्छेद 344 के दूसरे उपखंड में क्या लिखा गया? तो अनुच्छेद 344 के दूसरे उपखंड के अनुसार राजभाषा आयोग का कार्य जो है वह सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में प्रयोग करे जाने वाली भाषा के विषय में सुझाव देना है। तो अनुच्छेद 344 के दूसरे उपखंड में क्या लिखा गया? तो अनुच्छेद 344 के दूसरे उपखंड के अनुसार राजभाषा आयोग का जो कार्य है वह सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट, इन सब में प्रयोग की जाने वाली भाषा के विषय में सुझाव देता है। अर्थात 344 के दूसरे उपखंड में क्या लिखा गया है कि जो कोर्ट का कार्य है वह किस विषय में होगा, अर्थात सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तो इनकी जो कार्यवाही होगी, इनका जो कार्य होगा वह किस भाषा में होगा, यह 344 के दूसरे उपखंड में लिखा गया है। अनुच्छेद 344 के दूसरे उपखंड के अनुसार राजभाषा आयोग का कार्य संघ और किसी राज्य अथवा एक राज्य तथा दूसरे राज्य के बीच बातचीत की भाषा के प्रयोग के विषय में भी सुझाव देता है। तो अनुच्छेद 344 के दूसरे उपखंड के अनुसार राजभाषा आयोग के कार्य संघ और किसी राज्य अथवा एक राज्य तथा दूसरे राज्य के बीच बातचीत की भाषा के प्रयोग के विषय में सुझाव देता है। अर्थात कि बातचीत की भाषा कैसी होगी यह भी लिखा गया है कि संघ और कोई राज्य है उनके बीच जो है भाषाई परिवर्तन जो है किस प्रकार होगा, भाषा का आदान प्रदान किस भाषा में होगा। उसके बाद एक राज्य से दूसरे राज्य, जैसे कि अभी क्या है, दक्षिण के लोग क्या बोलते हैं तो साउथ और अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन बिहार और यूपी के लोग दक्षिण भारत और अंग्रेजी कम समझते हैं। तो कोई ऐसा कॉमन भाषा है जो एक राज्य और दूसरे राज्य आसानी से क्या कर सकें, तो टैली कर सकें। तो यही बात लिखा गया अनुच्छेद 344 के दूसरे उपखंड में। अब है अनुच्छेद 344 के दूसरे उपखंड के अनुसार, तो अनुच्छेद 344 के दूसरे उपखंड के अनुसार राजभाषा आयोग का कार्य राजभाषा से संबंधित अन्य विषयों पर भी सुझाव देना है जो राष्ट्रपति के द्वारा राजभाषा आयोग को सौंपे जाते हैं। तो अनुच्छेद 344 के दूसरे उपखंड के अनुसार यह भी बात लिखा गया है कि यह जो राजभाषा आयोग है उसका कार्य क्या है कि राजभाषा से संबंधित अन्य विषयों पर भी इन्हें सुझाव देना है जो राष्ट्रपति के द्वारा राज्य भाषा आयोग को क्या किया जाता है, तो सौंपा जाता है। अब है अनुच्छेद 344 के तीसरे उपखंड में। तो अनुच्छेद 344 के तीसरे उपखंड में लिखा गया है कि राजभाषा आयोग के द्वारा अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी। तो राजभाषा आयोग के द्वारा अपनी रिपोर्ट किसे सौंपना, राष्ट्रपति को सौंपना। यही बात लिखा गया है अनुच्छेद 344 के तीसरे उपखंड में कि राजभाषा आयोग के द्वारा अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपना। कि राजभाषा आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है, तो राष्ट्रपति को सौंपती है। यह बात लिखा गया है अनुच्छेद 344 के तीसरे उपखंड में। अर्थात राजभाषा आयोग का यह कर्तव्य है कि वह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपे, अनुच्छेद 344 के दूसरे उपखंड के अनुसार। अनुच्छेद 344 के तीसरे उपखंड में लिखा गया है कि राजभाषा आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संयुक्त संसदीय समिति को देती है। याद रखेंगे, संयुक्त संसदीय समिति। और फिर संयुक्त संसदीय समिति इस रिपोर्ट की क्या करते हैं, तो जांच करते हैं। तो अनुच्छेद 344 के तीसरे उपखंड में लिखा गया है कि राजभाषा आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपेगी, तो राष्ट्रपति को सौंपती है। और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को किसे देता है, तो संयुक्त संसदीय समिति को, संयुक्त संसदीय समिति को। और यह जो फिर संयुक्त संसदीय समिति है इस रिपोर्ट को क्या करता है, तो जांच बैठाता है, जांच करता है। अनुच्छेद 344 के चौथे उपखंड में लिखा गया है राजभाषा की आयोग की अनुशंसा पर विचार विमर्श करने के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति की स्थापना। याद रखेंगे। तो अनुच्छेद 344 के चौथे उपखंड में लिखा गया है कि राजभाषा आयोग की अनुशंसा पर विचार करने के लिए
एक संयुक्त संसदीय समिति अर्थात ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का क्या हुआ है, तो गठन किया गया। याद रखेंगे, गठन किया जाएगा। यह बात लिखा गया है अनुच्छेद 344 के चौथे उपखंड में। अनुच्छेद 344 के चौथे उपखंड में कहा गया कि राजभाषा आयोग की अनुशंसा पर विचार करने के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाता है, जिसमें कि कुल कितने सदस्य होते हैं, 30 सदस्य। याद रखेंगे। तो अनुच्छेद 344 के चौथे उपखंड में कहा गया कि राजभाषा आयोग की अनुशंसा पर विचार करने के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाता है, जिसमें कुल कितने मेंबर होते हैं, तो 30 मेंबर। याद रखेंगे, 30 मेंबर। अब देखिए, इस 30 सदस्यों में से 20 सदस्य लोकसभा से आते हैं और 10 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। तो 30 सदस्यों में से 20 जो सदस्य होते हैं वे लोकसभा के होते हैं और 10 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। इसी कारण इस समिति को संयुक्त संसदीय समिति कहा जाता है, क्योंकि इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही मेंबर होते हैं। इसी कारण इस समिति को संयुक्त संसदीय समिति कहा जाता है। और फिर यह संयुक्त संसदीय समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपते हैं, तो राष्ट्रपति को देते हैं। याद रखेंगे, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के समक्ष रख देते हैं। जो राष्ट्रपति होते हैं इस रिपोर्ट को संसद के समक्ष रख देते हैं। अब देखिए, 1957 ईस्वी में पंडित गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में, तो 1957 ईस्वी में पंडित गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति का गठन किया गया। तो 1957 ईस्वी में पंडित गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति का गठन किया गया। कौन? पहली राजभाषा संयुक्त समिति का गठन कब हुआ? 1957 ईस्वी में। और इसने अपना रिपोर्ट कब सौंपा? 1959 ईस्वी में। और 2 बरस के बाद इसने अपना रिपोर्ट 1959 ईस्वी में किसे सौंपा? राष्ट्रपति को सौंपा, राष्ट्रपति को। अब है अनुच्छेद 345। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 345 में लिखा गया है राज्य की राजभाषा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो राज्य की राजभाषा लिखी गई है अनुच्छेद 345 के तहत। अनुच्छेद 345 में लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य विधानमंडल को राजकीय कार्यों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा चुनने का अधिकार है। अर्थात राज्य विधानमंडल विधि के द्वारा अन्य राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य की राजकीय कार्यों के लिए प्रयोग कर सकता है, पर इसके लिए उसे एक कानून पास करना होगा, ऑर्डिनेंस पास करना होगा। परंतु जब तक राज्य विधानमंडल किसी भाषा को स्वीकार नहीं करता, तब तक राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहेगा। तो अनुच्छेद 345 में क्या लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य विधानमंडल को राजकीय कार्यों के प्रयोग की जाने वाली भाषा चुनने का अधिकार है। अर्थात जो विधानमंडल है वे अपने राजकीय कार्य के लिए कोई भी भाषा में अपना निर्णय दे सकते हैं। अर्थात राज्य विधानमंडल विधि के द्वारा उन राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य की राजकीय कार्यों के लिए क्या कर सकता है, तो प्रयोग कर सकता है। पर इसके लिए उसे एक ऑर्डिनेंस पास करना होगा, कानून पास करना होगा। परंतु जब तक राज्य विधानमंडल किसी भाषा को स्वीकार नहीं करता है, तब तक राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा अनिवार्य होता रहेगा, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहेगा। कब तक? जब तक राज्य विधानमंडल किसी भाषा को स्वीकार नहीं कर लेता। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब तक 10 राज्यों ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। कितने राज्यों ने? तो 10 राज्यों ने। कौन कौन?
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली। तो अब तक कितने राज्यों ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया? तो 10 राज्यों ने, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने हिंदी को द्वितीय राजभाषा के रूप में चुना है। तो किस किस राज्य में हिंदी द्वितीय राजभाषा है? तो महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, इन सभी राज्यों में हिंदी को द्वितीय राजभाषा के रूप में चुना गया है। मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, इन सब की राजकीय भाषा क्या है? तो अंग्रेजी है। तो मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। तो मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, इनकी जो राजकीय भाषा क्या है? तो अंग्रेजी है। अब आते हैं अनुच्छेद 346। अनुच्छेद 346 में लिखा गया कि एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा एक राज्य से संघ के बीच के संवाद के लिए संघ की राजभाषा का प्रयोग, इम्पोर्टेंट है कि एक राज्य से, अनुच्छेद 346 में लिखा गया है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर और एक राज्य से संघ के बीच के संवाद के लिए राजभाषा का प्रयोग, अर्थात एक राज्य से दूसरे राज्य और एक राज्य से केंद्र के बीच के लिए जो संवाद अर्थात बातचीत की भाषा होगी, वह उसके लिए जो राजभाषा का प्रयोग किया जाएगा वह क्या होगा? यही बात लिखा गया है अनुच्छेद 346 में। अर्थात कि एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा एक राज्य से संघ के बीच के संवाद के लिए संघ की राजभाषा का प्रयोग, यह बात लिखा गया अनुच्छेद 346 में। अनुच्छेद 346 में लिखा गया कि एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा एक राज्य से संघ के बीच राजभाषा वही होगी जो संघ के द्वारा प्रयोग की जाने वाली राजभाषा है। अर्थात एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच बात करने के लिए जो मेन भाषा होगी वही होगी जो केंद्र की भाषा है, केंद्र की राजकीय भाषा है। और केंद्र से यदि राज्यों से केंद्र में या केंद्र से भी राज्य में संवाद स्थापित करना है तो उसके लिए भी वही भाषा का प्रयोग होगा जो केंद्र के द्वारा प्रायोजित है, केंद्र के द्वारा प्रायोजित है। तो लेकिन दो या दो से अधिक राज्य आपसी समझौते से अन्य भाषा को संवाद के रूप में प्रयोग करने के लिए प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। तो लेकिन दो या दो से अधिक राज्य आपसी समझौते से अन्य भाषा को संवाद के रूप में प्रयोग करने के लिए प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 346 में लिखा गया है कि एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा एक राज्य से संघ के बीच की राजभाषा वही होगी जो संघ के द्वारा प्रयोग की जाने वाली राजभाषा है, मगर दो या दो से अधिक राज्य आपसी समझौते से अन्य भाषा को संवाद के रूप में प्रयोग करने के लिए भी प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। अर्थात दो राज्य चाहें तो क्या कर सकते हैं कि ठीक है हम लोग आपस में कौन सी भाषा का प्रयोग करेंगे, तो कोई अब समझौते के तहत प्रस्ताव पारित कर लेंगे कि हम लोग जो है हिंदी भाषी हैं तो हम लोग हिंदी भाषा को समझेंगे, हम लोग ये प्रस्ताव पारित कर लें। कोई राज्य होगा जैसे कि साउथ के जो राज्य हैं वे अंग्रेजी भाषा को सब प्रस्ताव पारित कर दिए हैं, उन्हें हिंदी समझ में कम आती है। तो यही बात लिखा गया अनुच्छेद 346 में। अब एक इम्पॉर्टेंट है अनुच्छेद 347। अनुच्छेद 347 में लिखा गया है अगर किसी राज्य की राजभाषा के रूप में किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग अपने द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मान्यता प्राप्त करना चाहता है तो राष्ट्रपति निर्देश दे सकते हैं कि उस भाषा को राज्य में सभी जगह या उसके किसी भाग में राजकीय प्रदान की जाए। इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार फिर से इसे समझिए
कि अनुच्छेद 347 में लिखा गया है, अगर किसी राज्य की राजभाषा के रूप में किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग अपने द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मान्यता प्राप्त कर बनाना चाहता है तो राष्ट्रपति निर्देश दे सकते हैं कि उस भाषा को राज्य में सभी जगह या उसके किसी एक भाग में राजकीय मान्यता प्रदान की जाए। जैसे कि मान लेते हैं कोई विशेष जगह पर कोई विशेष भाषा बोली जाती है, तो राष्ट्रपति उसका निर्देश दे सकता है कि उस भाषा को राज्य में सभी जगह या फिर उसके किसी एक भाग में राजकीय मान्यता प्रदान कर दी जाए। आर्टिकल 347 में यह बात लिखा गया है। एक इम्पॉर्टेंट है 348 एग्जाम में पूछा गया है कि क्या है 348। अनुच्छेद 348 में लिखा गया है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की कार्यवाही किस भाषा में होगी? अंग्रेजी भाषा में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आज भी जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की कार्यवाही होती है किस भाषा में? तो अंग्रेजी भाषा में। तो अनुच्छेद 348 में लिखा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की कार्यवाही, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की कार्यवाही अनुच्छेद 348 में लिखा गया। अनुच्छेद 348 में लिखा गया है, अनुच्छेद 348 में लिखा गया है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की सभी कार्यवाहियाँ किस भाषा में होगी? तो अंग्रेजी भाषा में होगी। मगर संसद को यह अधिकार प्राप्त है। तो अनुच्छेद 348 में क्या लिखा गया? अनुच्छेद 348 में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो सभी कार्यवाहियाँ होंगी अंग्रेजी भाषा में होंगी, पर संसद को यह अधिकार प्राप्त है। संसद को क्या अधिकार प्राप्त है? संसद को अधिकार प्राप्त है कि उसे नियम बनाकर इसे आसानी से बदल सकती है। संसद उसे क्या कर सकता है? तो बदल सकता है। इम्पोर्टेंट है। राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार संसद के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में हिंदी भाषा के प्रयोग से संबंधित कोई भी व्यवस्था नहीं की है और सर्वोच्च न्यायालय की राजभाषा के लिए संसद ने अभी तक कोई कानून नहीं बनाया है। तो राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार संसद के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में हिंदी भाषा के प्रयोग से संबंधित किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की है और सर्वोच्च न्यायालय की राजभाषा के लिए भी संसद ने अभी तक कोई कानून नहीं बनाया। राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार यदि राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति प्राप्त हो जाए तो उच्च न्यायालय की कार्यवाही हिंदी भाषा में भी संचालित हो सकती है। इम्पोर्टेंट है। परंतु उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश किस भाषा में ही मान्य होंगे? तो अंग्रेजी भाषा में। तो राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार यदि राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति प्राप्त हो जाए तो उच्च न्यायालय की कार्यवाही हिंदी भाषा में संचालित हो सकती है, परंतु उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश अंग्रेजी भाषा में ही मान्य होंगे। अनुच्छेद 348 में क्या लिखा गया? अनुच्छेद 348 में लिखा गया है कि संसद और राज्य विधान मंडल में लाए जाने वाले जो विधेयक या अधिनियम हैं या नियम हैं वे अंग्रेजी भाषा में ही होंगी, पर उसे भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से हिंदी में परिवर्तित किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 348 में लिखा गया है कि संसद और राज्य विधान मंडल में लाए जाने वाले विधेयक, अधिनियम और जो नियम हैं वे अंग्रेजी भाषा में ही रहेंगी, पर उसे भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से हिंदी में परिवर्तित किया जा सकता है। अनुच्छेद 348 के अनुसार राष्ट्रपति और राज्यपाल का जो अध्यादेश है वह किस भाषा में होगा? तो अंग्रेजी भाषा में। तो अनुच्छेद 348 के अनुसार राष्ट्रपति और राज्यपाल का अध्यादेश किस भाषा में रहेगा? तो अंग्रेजी भाषा में ही रहेगा, परंतु उसे भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से परिवर्तित किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 348 में क्या लिखा गया है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है वह भी अंग्रेजी में रहेगा,
लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से उसकी भाषा में परिवर्तन किया जा सकता है। इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 349 को नहीं पढ़ना है, क्योंकि अनुच्छेद 349 के सभी प्रावधान 1965 के लिए थी। तो अनुच्छेद 349 को अब हम लोग को नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि यह जो अनुच्छेद 349 था यह 1965 और उससे पहले के वर्ष के लिए था। अनुच्छेद 350 में क्या लिखा गया? इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 350 में लिखा गया है कि प्रत्येक नागरिक के द्वारा अपनी समस्याओं के समाधान के लिए किसी भी भाषा में आवेदन दे सकते हैं जो संघ या राज्य के द्वारा प्रयोग की जाती है। तो अनुच्छेद 350 में क्या लिखा गया है कि प्रत्येक नागरिक के द्वारा अपनी समस्याओं के समाधान के लिए किसी भी भाषा में आवेदन देना होगा जो संघ या राज्य के द्वारा प्रयोग की जाए। अर्थात अनुच्छेद 350 में लिखा गया है कि प्रत्येक नागरिक अपनी समस्याओं के समाधान के लिए संघ या राज्य के द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषाओं में से किसी भी भाषा में अपना आवेदन या एप्लीकेशन दे सकता है। कोई इसमें प्रतिबंध नहीं है। इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 350 में क्या लिखा गया? अनुच्छेद 350 में लिखा गया है कि प्रत्येक नागरिक अपने समस्याओं के समाधान के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी को ऐसी किसी भाषा में आवेदन दे सकता है जो भाषा संघ या राज्य में प्रयोग की जाती हो। अभी हमने इसे देखा। इसके बाद है अनुच्छेद 350 का पहला उपखंड। तो अनुच्छेद 350 को दो भागों में बांट दिया गया, एक अनुच्छेद 350A और अनुच्छेद 350B। तो अनुच्छेद 350 को अनुच्छेद 350A और अनुच्छेद 350B जोड़ दिया गया। अनुच्छेद 350 को 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत जोड़ा गया। तो जो आर्टिकल 350A है और 350B है, इन्हें 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत जोड़ा गया। याद रखेंगे। अनुच्छेद 350A में क्या लिखा गया? तो अनुच्छेद 350A में लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य के द्वारा भाषाई अल्पसंख्यक बच्चों के लिए प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। तो अनुच्छेद 350A में लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य के द्वारा भाषाई अल्पसंख्यक बच्चों के लिए, अर्थात जो भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक बच्चे हैं, तो प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध करने की व्यवस्था होगी। यह बात लिखा गया है अनुच्छेद 350A में। अनुच्छेद 350A में लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य है कि भाषाई जो अल्पसंख्यक बच्चे हैं उनके लिए प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में ही शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था होगी। याद रखेंगे। इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 350A में एक बात और लिखा गया। तो अनुच्छेद 350A में एक बात और लिखा गया कि प्रत्येक राज्य भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में ही शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा। जैसे कि मुसलमान के जो बच्चे हैं मदरसों में पढ़ते हैं तो उर्दू सीखते हैं। याद रखेंगे। तो वह क्या है? तो वे अल्पसंख्यक हैं, तो वे भाषाई रूप से अल्पसंख्यक हैं, तो उनकी इसी कारण उनके मातृभाषा में उनको शिक्षा व्यवस्था कराई जाती है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 350A के तहत। अनुच्छेद 350A में लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा। याद रखेंगे। इसके बाद अनुच्छेद 350B। अनुच्छेद 350B क्या है? तो इसमें लिखा गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक आयुक्त नियुक्त करने का प्रावधान। तो भाषाई जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके लिए एक आयुक्त को नियुक्त करने का भी प्रावधान है। यह बात जोड़ा गया अनुच्छेद 350 के B में। जैसे कि अभी वर्तमान में जो कल्याण विभाग होता है वह किसके लिए होता है? तो अल्पसंख्यक आयोग है, अल्पसंख्यक मिनिस्टर हैं और जो कल्याण विभाग है। तो यह सब क्यों है? यह सब जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग हैं तो उसके लिए एक आयुक्त नियुक्त करने का प्रावधान है। तो इस सब में क्या होता है? जो कल्याण विभाग है इसमें उनका एक आयुक्त होता है।
जो इन्हीं अल्पसंख्यक वर्गों के लिए क्या करता है, तो कार्य करता है, याद रखेंगे। तो अनुच्छेद 350 के बी में लिखा गया है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक आयुक्त नियुक्त करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 350 के बी में लिखा गया कि राष्ट्रपति को जब यह प्रतीत होता है कि वह भारत में रहने वाले भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक आयुक्त की नियुक्ति करे, तो वह आयुक्त की नियुक्ति करता है और वह आयुक्त अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है, तो राष्ट्रपति को। तो अनुच्छेद 350 के बी में क्या लिखा गया कि राष्ट्रपति को जब ऐसा लगता है कि भारत में रहने वाले जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए वह एक आयुक्त की नियुक्ति करता है, तो वह आयुक्त अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, अल्पसंख्यक मामलों के अधीन कार्य करता है। जैसे कि वर्तमान में अल्पसंख्यक मंत्री कौन है, तो नकवी हैं, और यह अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है, तो राष्ट्रपति को। अब अंतिम अनुच्छेद है 351, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अंतिम अनुच्छेद है 351। तो इसमें लिखा गया है कि संघ के द्वारा हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार एवं विकास, कि संघ के द्वारा अर्थात केंद्र के द्वारा हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार एवं विकास किया जाएगा। यह बात लिखा गया है आर्टिकल 351। लेकिन ऐसा वर्तमान में होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा कि संघ के द्वारा हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार एवं विकास करना है। यह बात लिखा गया अनुच्छेद 351 में। तो ये तो था हमारा राजकीय भाषा इम्पोर्टेंट है। एक एक चीज़ हम लोग डिटेल में देख लिए, एक एक टॉपिक को हम लोगों ने डिटेल में देख लिया। नोट्स बनाते चलें ताकि ये चीज़ें आसानी से क्लियर होती चली जाएगी। तो एक चीज़ याद रखेंगे कि जो हेडमास्टर की वैकेंसी है उसके लिए एडमिट कार्ड जारी हो चुका है और इसके संबंध में दिशा निर्देश भी जारी हो चुका है, क्या क्या लेकर आना है। तो उसको हम लोग एक वीडियो में बता देंगे। और 31 मई को एग्ज़ाम होने वाला है, 31 मई 2022 को। तो इसके लिए सभी को हार्दिक शुभकामनाएं जो एग्ज़ाम देने वाले हैं। और साथ ही साथ इस सेशन कैसा लगा इसके बारे में भी ज़रूर बताएं कमेंट करके, और लाइक सब्सक्राइब कमेंट तो ज़रूर करते रहें ताकि आने वाली वीडियो की सूचना आपको पहले ही मिल जाए। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।